एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले एमटीएस के एग्जाम के लिए या सीजीएल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी चीज़ का आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम में जीके आता है तो मैं निश्चित कहता हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको भी इस बार की वर्दी चाहिए तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ वो एग्जाम से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बता दूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये सीजीएल के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका हुआ है, जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ है, एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर बेहतर ढंग से मैं जीके की तैयारी आप लोग करा दूंगा, ताकि एक भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा जो छूट जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे और एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर करें, उसके लिए पूरा वीडियो वॉच करिए। आप निश्चित बेहतर से बेहतर करेंगे और उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए होंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। देखिए, पहला क्या है, गॉल देश का नया नाम क्या है? गॉल देश का नया नाम क्या है? पहला है घाना, दूसरा है पोलैंड, तीसरा है गाम्बिया और चौथा है फ्रांस। तो मैं बता दूं कि प्राचीन काल में आधुनिक फ्रांस को, किसको मैं क्या बोल रहा हूं सुनते चलिएगा। आप लोग अगर हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, प्राचीन काल में आधुनिक फ्रांस और क्या बेल्जियम, ये भी याद रखना है। और इसके साथ साथ याद रखना है पश्चिमी जर्मनी। कौन? पश्चिमी जर्मनी। और इसके साथ साथ उत्तरी इटली, इन सभी हिस्सों का नाम क्या हुआ करता था? गॉल। मैं बता दूं फिर से, प्राचीन काल में आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी और क्या उत्तरी इटली को, इटली के कुछ हिस्सों को क्या कहा जाता था? गॉल कहा जाता था। और यह एक शक्तिशाली प्राचीन देश था। ये क्या था? शक्तिशाली देश था। यहाँ पे राइट आंसर इसका फ्रांस ही होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में है। अगर आपको ऑप्शन में दिया होता आधुनिक फ्रांस या बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी और उत्तरी इटली तो सभी होता, लेकिन अभी के लिए ऑप्शन में सिर्फ फ्रांस है। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? डी नंबर राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मिंग इंडिया, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मिंग इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टिंग इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इंडिया। तो मैं बता दूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये नीति आयोग का जो पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। मतलब क्या इसका? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो बी नंबर सही है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मिंग इंडिया होने वाला है, मतलब राइट जवाब इसका बी नंबर होने वाला है। और मैं बता दूं कि 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया था। तो मैं बता दूं, अगर पूछा जाएगा आपसे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो आप लोग को याद रखना है 1 जनवरी 2015 में। और कौन किए? मोदी जी किए। 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा, ये कब हुआ था? ये नीति आयोग कब लगाया गया था? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग को गठन करने वाले कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है आप लोग जानते हैं? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। इस बात को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है मैंने बता ही दिया। नीति को ऐसे लिखा जाता है, इसी का फुल फॉर्म क्या है? बी नंबर है। याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बेकार का है, इसलिए आप लोग प्रॉपर याद करते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सतत विकास लक्ष्य अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 21, 16 और क्या 17, और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन में है क्या है? 19। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो 17 होने वाला है। क्या होने वाला है? 17। मैं बता दूं कि एजेंडा 2030 तक 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में अगले 15 वर्षों तक सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत सहित 193 देश में शामिल लेने वाले हैं। कितने? 193। और इसके तहत 17 लक्ष्य तथा 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कितने लक्ष्य? 17 और उप लक्ष्य कितने निर्धारित किए गए हैं? 169। याद रखिएगा, इसमें कितने देश शामिल हैं? भारत समेत 193 देश शामिल हैं। याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2015-16 में
आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे उत्पादक राज्य पूछ रहा है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। देखिए मैं बता दूं कि विश्व में सबसे ज्यादा अगर आलू कोई उत्पादन करता है, मैं पहले विश्व को बता देता हूं। अगर आपसे पूछते ही कहे कि विश्व में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है। याद रख लीजिएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन करता है चीन, और चीन के बाद दूसरा अगर आलू उत्पादक कोई राज्य है, वो कोई देश है, तो आपको याद रखना है भारत। मैं ये आप लोग को इंटरनेशनल लेवल पे बता रहा हूं। अगर आपसे पूछेगा कि विश्व में सबसे ज्यादा आलू कहाँ उत्पादन होता है, तो चीन में। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? भारत आता है। याद रखिएगा कौन आता है? भारत। और भारत में सबसे ज्यादा अगर आलू के बाद पूछता है तो एक नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। एक नंबर पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश एक नंबर पे आता है, और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे आता है, और बिहार तीसरे नंबर पे आता है। तो याद रह जाएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन में बताए हूं आप तो ध्यान से सुनिए। पहले अगर पूछे विश्व में सबसे ज्यादा आलू उत्पादक देश कौन है, तो चीन है। दूसरे नंबर अगर पूछता है तो भारत है, और सबसे ज्यादा अगर भारत में पूछता है कि सबसे ज्यादा आलू उत्पादक, तो एक नंबर कौन है? उत्तर प्रदेश, जो कि इसका राइट जवाब वही होने वाला है। और दूसरे नंबर पे कौन आएगा? पश्चिम बंगाल, और तीसरे नंबर पे कौन आएगा? बिहार आएगा। ये बात को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में कितना लिंग अनुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, जैन। तो मैं बता दूं कि धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात ईसाई धर्म का सबसे अच्छा है। कौन सा? ईसाई धर्म। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? ईसाई। सी नंबर इसका राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 अक्टूबर 1940, 22 अक्टूबर 1939, और अगला ऑप्शन क्या है? 22 दिसंबर 1939 और 22 दिसंबर 1931। तो मैं बता दूं कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस को मनाया गया था, वो 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया गया था? आप लोग को ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग। आप मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को क्या किया गया था? मनाया गया था। और इसके साथ साथ और कुछ मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय की सहमति के बिना अंग्रेज सरकार ने भारत को शामिल करने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दिया था, और इसी बात से खुश होकर जिन्ना ने मुसलमानों से 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस में मनाने का आह्वान दिया था। याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश ने डेविड कप 2017 जीता है? किस देश ने डेविड कप 2017 जीता है? फ्रांस, बेल्जियम, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। तो मैं बता दूं कि डेविड कप का 106वां कितना 106वां, याद रखने में क्या बोल रहा हूँ, डेविड कप का 106वां संस्करण 2017 में खेला गया था। और इस बार डेविड कप ने किसको जीता? कौन से जीता था? फ्रांस ने जीता था। डेविड कप किसने जीता था? फ्रांस। और फ्रांस का 10वां खिताब था। फ्रांस तो जीता था, लेकिन कौवा खिताब जीता था। तो याद रख लीजिएगा, फ्रांस ये लेके 10वां जीत चुका है खिताब 2017 तक। 2017 तक कितना 10वां खिताब जीत चुका है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब इसका राइट जवाब फ्रांस होगा, और 10वां कप ये याद कर लीजिएगा कि 10वां कप जीता हुआ है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? 147.2 मिलियन किलोमीटर, 152.1 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर, 168 मिलियन किलोमीटर। तो मैं बता दूं कि जब पृथ्वी के से सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को आम सौर कहते हैं। ये बात मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, जब क्या होता है पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है उस स्थिति को कहा जाता है क्या? ऑफशोर। क्या कहा जाता है? ऑफशोर। याद रखेंगे। और आमतौर की ऑफशोर जो है वो 4 जुलाई को आती है। हर साल कब आती है ऑफशोर की स्थिति? जिस समय सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर होता है उसको ऑफशोर बोलते हैं। और ये हर साल कब आता है? 4 जुलाई को होता है। और इस दिन पृथ्वी और सूर्य के अधिकतम दूरी जो होता है वो 152.1 मिलियन किलोमीटर होता है। मतलब इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? बी नंबर होने वाला है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? बी नंबर। और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 3 जनवरी को स्थित होती है। 3 जनवरी को आती है। कौन सा? 3 जनवरी को। और उस समय उपसौर कहा जाता है। उपसौर जब पृथ्वी और सूर्य नजदीक होते हैं जो 3 जनवरी को आता है, जिसको उपसौर बोलते हैं। और अधिकतम जो आता है वो 4 जुलाई को आता है, उसको अपसौर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है डिवली लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना।
तो मैं बता दूं कि डिबली लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मतलब इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, सी नंबर इसका राइट जवाब होने वाला है। और ये किस नदी पे है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, लोहित नदी पे। अगर पूछ देता है तो आपको याद रख लेना है। क्या याद रखना है, डिबली लोही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में है और किस नदी पे है, तो लोहित नदी पर है। और कितना बिजली उत्पादन करता है, तो 1750, कितना 1750 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। कितना 1750 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है, ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्या है, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में, बिहार में। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, खारिया जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है। ये कहाँ निवास करती है, खारिया जनजाति जो होती है वो झारखंड में निवास करती है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा जनजाति मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी रहती है, एमपी में भी, मध्य प्रदेश में, और इसके साथ साथ आप लोग को उड़ीसा याद रखना है, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान 11वीं की अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29वें कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से, 243 से 263 के 263 ई और 243 जी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है 243 जी से हुआ संबंध है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है जड़मान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 को किसने जीता है, यशपाल सिंह, हेनरी फ्रिटर, अगला है हिरोश मारुति और सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है कि गणराज्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 में प्रोफेसर हिरोशी मारुई, मतलब इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, सी नंबर ने क्या है, जीता हुआ है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। ये जो पुरस्कार के दिया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, आप लोग को याद करना है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा क्या किया गया था, दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है, बृहस्पति, पृथ्वी और बुध और शनि। तो मैं बता दूं कि सौरमंडल में सभी ग्रहों की तुलना में पृथ्वी का घनत्व जो होता है कितना होता है, और सबसे अधिक शनि ग्रह का सबसे ज्यादा कम घनत्व, शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व होता है और सबसे ज्यादा पृथ्वी का घनत्व है। सबसे ज्यादा अधिक इसका होगा और कम में पूछेगा तो क्या होगा, शनि का होगा। इसका राइट जवाब मतलब बी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, रोम, पेरिस, बीना। तो मैं बता दूं कि राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा है। और मैं बता दूं कि इसकी स्थापना किया गया था 1995 में। ये भी याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ, 1945 में, 1995 में। और इसके कितने सदस्य हैं, 164, कितने 164 सदस्य हैं, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो भी जेनेवा में कहाँ पे, स्विट्जरलैंड, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो इसका राइट जवाब ये ऑप्शन है सारण, गया, नवादा और भोजपुर। तो मैं बता दूं कि 1942 में कब लगा था भारत छोड़ो आंदोलन, क्या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार ने बिहार के सारण जिले को, कौन से जिले को, सारण जिले पे क्या लगाया था, सारण जिले को किसानों के भारी विद्रोह का अपराधी जिला घोषित किया गया था, सारण इसका राइट जवाब होने वाला है। इतना ही क्वेश्चन आज रहने मत देंगे, और जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप पाना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।